दोस्तों साल 2014 में साउथ की एक फिल्म बनी थी और इस फिल्म का नाम होता है ये उडू। दरअसल इस फिल्म का जो मुख्य किरदार निभाया था वो थे अल्लू अर्जुन। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हीरो अपने हीरोइन के साथ जब बस में सफर कर रहा होता है तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और गुंडों से मारपीट होती है। गुंडे केवल उस बस में बैठे लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते बल्कि उस बस में आग लगा देते हैं और बस धुआं धुआं करके जलने लगती है और बस में बैठे जितने भी यात्री होते हैं ज्यादातर यात्री जलकर मर चुके होते हैं। फिल्म का आधा भाग तो खत्म हो जाता है और फिल्म का अब जो दूसरा भाग होता है वो चालू होता है और पता चलता है कि जो हीरो है अल्लू अर्जुन है वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। दरअसल दोस्तों फिल्म का जो दूसरा भाग चालू होता है, जो दूसरा किरदार होता है वो निभा रहे थे रामचरण यादव। बस चेहरा बदल गया था, हीरो जिंदा था। तभी एक लड़की इस फिल्म को बार बार देख रही थी और इस फिल्म को लगातार कम से कम वो 7 से 8 बार देखती है और 7 से 8 बार देखने के बाद वो इस फिल्म को अपने प्रेमी के साथ पास भेजती है और प्रेमी से कहती है कि तुम्हें भी इस फिल्म को देखना चाहिए। अब वो जो उसका प्रेमी होता है उस फिल्म को वो भी बार बार देखता है और कम से कम 10 से 12 बार इस फिल्म को देखने के बाद में वो उसी सीन पर आकर के रुक जाता है जो बस वाला सीन होता है। दोस्तों कहते हैं कि बहुत सारी फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित बनती हैं। जो आसपास का माहौल होता है, जो आसपास ऐसी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं पर बहुत सारी फिल्में आधारित होती हैं। पर आज की ये जो कहानी है इस फिल्म का पूरा दृश्य कॉपी कर लिया गया था और कॉपी करने वालों ने ये सोचा था कि हम इस घटना को इस तरीके से अंजाम देंगे कि कभी भी कातिल पकड़ा ही नहीं जाएगा, पुलिस कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। पर कहते हैं दोस्तों कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, पर एक न एक दिन क्राइम खुल ही जाता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। इस कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना से। तेलंगाना का एक शहर पड़ता है नगर कुनल। 13 दिसंबर 2017 को एक महिला हैदराबाद के एक नामी हॉस्पिटल में पहुंचती है और पहुंच करके एक नर्स से मिलती है। वो अपने बेटे के लिए जो मटन सूप लेकर के गई थी वो उस नर्स से कहती है कि वो अपने बेटे को ये मटन सूप देना चाहती है। दरअसल दोस्तों उसके बेटे को एक ऐसी बीमारी होती है जो मटन सूप उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पर तभी वो जो नर्स होती है, क्योंकि उसका बेटा आईसीयू में होता है, तो वो नर्स उससे कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं, आप ये मटन सूप हमें दे दो और हम आपके बेटे तक पहुंचा देते हैं। अब वो जो महिला होती है वो उस मटन सूप को उस नर्स को दे देती है और वो नर्स उस मटन सूप को लेकर के आईसीयू में उस मरीज के पास में जाती है जिसका नाम होता है सुधाकर रेड्डी और उससे कहती है कि ये आपकी माँ ने आपके लिए ये मटन सूप लेकर के आई है। और जैसे ही वो जो सुधाकर रेड्डी होता है उस मटन सूप का नाम सुनता है तो तुरंत उसे पलटियां होने लगती हैं और वो कहता है कि वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है, उसने कभी मांस, मछली, अंडे को हाथ ही नहीं लगाया है। ये सुन करके जो नर्स होती है वो कहती है कि आपकी माँ तो आपके लिए लेकर के आई हैं, वो बोल रही थी कि आपको बहुत पसंद है। वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में कभी इसको छुआ ही नहीं है, मैं इसको नहीं खा सकता हूं। तभी वो जो नर्स होती है वहां से वापस आती है और वापस आने के बाद में वो जो मटन सूप होता है उस महिला को पकड़ाते हुए कहती है कि आपका बेटा तो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है। वो जब इस मटन सूप को देखा तो उसे पलटियां होने लगती हैं, वो इसको खाने से मना कर दिया है। तभी वो जो माँ होती है वो परेशान हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि ये जो नर्स है ये उसके बेटे तक इस मटन सूप को लेकर के नहीं गई, शायद वो गलती से किसी दूसरे मरीज के पास में लेकर के गई थी। पर जब वो नर्स से कहती है तो नर्स कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं आपके बेटे के पास में ही लेकर के गई थी। तभी वो जो महिला होती है जो उस अस्पताल का डॉक्टरों का स्टाफ होता है उस डॉक्टर के पास में पहुंचती है और डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब
मैं अपने बेटे के लिए मटन सूप लेकर के आई थी, पर जो आपके अस्पताल की नर्स है, जो स्टाफ है, वो कहती है कि आपका बेटा मटन सूप खाने से मना कर दिया है, जबकि मेरे बेटे को मटन सूप बहुत ज्यादा पसंद है। कहती है कि शायद वो गलती से किसी और के पास में लेकर के गई थी। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, अभी थोड़ी देर के बाद हम अंदर जाएंगे, तब आप मेरे साथ में चल सकती हैं और अपने बेटे को अपने हाथों से मटन सूप दे देना। वो महिला वहीं पर बैठ जाती है और बैठ करके डॉक्टर साहब के जाने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद में जब डॉक्टर साहब उस अस्पताल के अंदर, उस आईसीयू वार्ड के अंदर जाते हैं और दूसरे मरीजों से मिल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तभी उस महिला से कहते हैं कि आप अपने बेटे को ये मटन सूप दे सकती हैं। अब वो जो महिला होती है वो अपने बेटे के पास में उस मटन सूप को लेकर के जाती है। तब जो उसका बेटा होता है वो उस मटन सूप को खाने से मना कर देता है और उसे फिर पलटियां होने लगती हैं और वो कहता है कि ये मटन सूप मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया है, मैं इसको नहीं खा सकता हूं। वो महिला उस आईसीयू वार्ड से बाहर निकलती है और निकलने के बाद में उस अस्पताल से बाहर निकलती है, उसके मन में कुछ ना कुछ गलत होने की आशंका होने लगती है। वो तुरंत उस अस्पताल से निकलती है और अस्पताल से निकल करके जो पुलिस स्टेशन होता है और पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो कहती है कि जो अस्पताल में भर्ती है मेरा बेटा नहीं है, कोई और है। तभी जो पुलिस होती है वो उस महिला को समझाने लगती है, उससे कहती है कि आप परेशान हो रही हैं, ऐसा नहीं है, वो आपका ही बेटा होगा। वो महिला कहती है नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसे मटन सूप बहुत ज्यादा पसंद है, उसने कभी भी मेरे हाथ का मटन सूप खाना मना ही नहीं किया है। आज मेरे बेटे ने मेरे हाथ का बना हुआ मटन सूप खाने से कैसे मना कर सकता है। पुलिस उस महिला को समझाने लगती है, पर तभी जो महिला होती है वो कहती है नहीं, आपको एक बार मेरे बेटे की जो बहू है, जो मेरी बहू है, उससे बात करना चाहिए। पुलिस उस महिला को बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर तभी वो जो महिला होती है वो अड़ करके उसी थाने में बैठ जाती है और वो कहती है कि जब तक आप लोग मेरी बहू से बात नहीं करते हैं तब तक मैं इस थाने से हटूंगी नहीं और जाऊंगी नहीं। पुलिस परेशान होती है और उसके बाद में उस महिला की जो बहू होती है, जिसका नाम स्वाति रेड्डी होता है, अब स्वाति रेड्डी से मिलती है और स्वाति रेड्डी से पूछती है कि आखिर क्या मामला है। तब जो स्वाति रेड्डी होती है वो पुलिस से बताती है कि दरअसल आज से 5 से 6 दिन पहले जो मेरे पति हैं उनके चेहरे पर तेजाब गिर गया था और जिसकी वजह से उनका इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरी जो सासू माँ है उनको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है। पुलिस इस बात को फिर मान जाती है और पुलिस फिर उस महिला को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तभी वो जो महिला होती है वो महिला पुलिस से कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल वो कहती है कि मेरे बेटे के सीने में जितने बाल थे उस व्यक्ति के सीने में उतने बाल नहीं। अब पुलिस जब उस महिला की बात को सुनती है तो इस केस को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद में उस पुलिस एक बार फिर स्वाति से मिलती है और स्वाति से फिर पूछताछ करती है। स्वाति पहले तो पुलिस को गुमराह करती है, पर उसके बाद में पुलिस जब सख्ती के साथ में पेश आती है, स्वाति के साथ में कुछ अलग तरीके से पूछना चालू करती है, तो जो स्वाति होती है, स्वाति पुलिस को एक कहानी बताती है और जिसे सुन करके शायद पुलिस को भी यकीन नहीं होता। स्वाति जो होती है वो पुलिस को बताती है कि कुछ दिन पहले सन 2010 में उसे सुधाकर रेड्डी से प्यार होता है और प्यार होने के बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद में उन दोनों को एक बेटी और एक बेटा होता है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है। सुधाकर रेड्डी की जो पत्नी स्वाति रेड्डी होती है वो एक अस्पताल में नौकरी कर रही होती है। तभी सन 2015 में उसकी पीठ में अचानक से दर्द होने लगता है। अब स्वाति जो होती है न तो वो अपने बच्चों का ख्याल रख पाती है और न अपने पति का ख्याल रख पाती है। वो अपने पीठ के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब वो जिस अस्पताल में नौकरी किया करती है उस अस्पताल में जब जाती है तो वहां का जो स्टाफ होता है, वहां के जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो स्वाति से कहते हैं कि जब आप काम नहीं कर पाती हैं, आप सही से कुछ कर नहीं पाती हैं, तो आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए। तभी जो स्वाति होती है वो कहती है कि साहब अगर हम छुट्टी ले लेंगे तो फिर हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी जो वहां के डॉक्टर साहब होते हैं वो स्वाति को एक सलाह देते हैं। वो स्वाति से कहते हैं कि अगर आप मेरी बात मानो तो मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम राजेश है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए, आपका काम जरूर हो जाएगा। अब जो स्वाति होती है उन डॉक्टर से एड्रेस लेती है और एड्रेस लेने के बाद में
वो राजेश के क्लिनिक पे पहुंच जाती है, राजेश से मिलती है क्योंकि उसकी पीठ में दर्द रहता है। अब जो राजेश होता है वो स्वाति का इलाज करने लगता है। अब उसे कुछ अपनी पीठ के दर्द में राहत मिलने लगती है। पर इधर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, जब वो बार बार उनकी क्लिनिक में जाती है तो एक बार स्वाति को फिर पहली बार 2010 में उसे सुधाकर रेड्डी से प्यार हुआ था और अब फिर 2015 में उसे राजेश से प्यार हो जाता है। और दोनों प्यार ही नहीं करने लगते बल्कि छुप छुप करके एक दूसरे से संबंध भी बनाने लगते हैं। और उसके बाद में अब जब कभी जो सुधाकर रेड्डी अपने घर पर नहीं होता है, तब जो स्वाति होती है वो अपने इस प्रेमी राजेश को अपने घर पर बुला लिया करती है और दोनों इत्मीनान से अपने घर पर रह करके एक दूसरे के साथ में संबंध बनाया करते हैं। तभी एक दिन जो उसका पति सुधाकर रेड्डी होता है वो अचानक घर पर आ जाता है और जैसे ही वो घर पर आता है तो स्वाति को उसके प्रेमी राजेश के साथ में देखता है तो चौंक जाता है। उसके बाद में वो अपनी पत्नी स्वाति को समझाता है और उससे कहता है कि ये जो तुम कर रही हो ये पूरी तरह से गलत है। वो अपने स्वाति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है और उसके बाद में वो स्वाति से कहता है और उसकी गलती को माफ भी कर देता है। समय चलता रहता है, 2 साल लगभग गुजर जाते हैं। अब आता है 2017 और 2017 में एक दिन जो स्वाति रेड्डी होती है वो अपनी केबल टीवी पर जब फिल्म देख रही होती है, उसी समय उसके टीवी पर एक फिल्म आ रही होती है जिसका नाम होता है एवोडू। और जैसे ही वो उस फिल्म को देखती है जिसमें कि जिस फिल्म का पहला किरदार, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, अल्लू अर्जुन निभा रहे होते हैं और जब वो बस में अपनी प्रेमिका के साथ में, अपनी हीरोइन के साथ में फंस जाते हैं और बस पर जब कुछ लोग हमला कर देते हैं और बस में आग लगा देते हैं, बस के जितने भी लोग होते हैं वो सारे जल जाते हैं। और जलने के बाद में जो फिल्म का दूसरा जब भाग चालू होता है तो जिसमें जो अल्लू अर्जुन का रोल निभा रहे होते हैं वो शिवचरण निभा रहे होते हैं और लोगों को पता लगता है कि अल्लू अर्जुन जिंदा है। तभी वो महिला के दिमाग में एक बात आती है, वो सोचती है कि क्यों ना हम अपने पति सुधाकर रेड्डी को मार दें और उसका चेहरा अपने प्रेमी राजेश को दे दे। अभी उसके मन में यह ख्याल आता है, तभी वो उस फिल्म को बार बार 6 से 7 बार देखती है और 6 से 7 बार देखने के बाद में वो वही फिल्म अपने उस प्रेमी राजेश के पास में भेजती है और उससे कहती है कि आपको इस फिल्म को देखना चाहिए। वो भी 10 से 12 बार इस फिल्म को देखता है। दोनों मिल करके आपस में बातें करते हैं और दोनों ये प्लानिंग करते हैं कि हम लोग सुधाकर रेड्डी को मार करके उसको दफना देते हैं और उसके बाद में जो उसका चेहरा है वो आपको दे देते हैं। अब दोनों इसलिए इस चाल चलते हैं। यहां तक उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। 27 नवंबर 2017 को अब वो दोनों ये प्लान करते हैं और उसके बाद में 27 नवंबर 2017 को जो सुधाकर रेड्डी होता है, जिसकी ये आदत होती है कि सुबह अक्सर लेट में सो करके लेट में जागा करता है, तभी 27 नवंबर 2017 को सुबह जब वो देर से सुबह 7 बजे के लगभग सो करके जागता है, तभी उसको एक नशीला इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन की वजह से वो एक बार फिर सो जाता है और तभी राजेश और उसकी जो पत्नी स्वाति होती है वो दोनों मिल करके उसके सर पर एक भारी वस्तु से वार कर देते हैं। राजेश की मौके पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद वो दोनों राजेश की डेड बॉडी को अपने शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर, नगर कुनल से लगभग 20 किलोमीटर दूर लेकर के जाते हैं और जंगल में ले जाकर के वो सुधाकर रेड्डी की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब बारी थी सुधाकर रेड्डी के चेहरे को राजेश को देना और इसके लिए फिर एक दिन एक व्यक्ति के चेहरे पर, राजेश के चेहरे पर जी के वार के साथ में उसके चेहरे पर पेट्रोल डाला जाता है। उसके चेहरे पर आग लगाई जाती है, कभी गाल पर, कभी चेहरे पर, कभी सीने पर, और इस तरीके से उसके चेहरे को बुरी तरह से जलाया जाता है। और उसके बाद में फिर जो स्वाति होती है एक अस्पताल में जाती है और अस्पताल में जाने के बाद में वो पूछती है कि आखिरकार अगर किसी इंसान के चेहरा को जल जाए तो फिर उसे कैसे सही किया जा सकता है। डॉक्टर जो होते हैं कहते हैं कि उसे प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उस चेहरे को पूरी तरह से सही किया जा सकता है। अब स्वाति अपने प्रेमी राजेश को उस अस्पताल में भर्ती करवाती है और भर्ती करवाने के बाद में उसका इलाज चलने लगता है। और पर जैसे ही जब इलाज चल रहा होता है, इसकी सूचना जब उसके माँ को दी जाती है, उसके परिवार वालों को दी जाती है, तो जैसे ही इसकी सूचना उसकी माँ को मिलती है तो वो एक दिन अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। तो अपने साथ में मटन सूप लेकर के जाती है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि जो ये हालत है इसमें अगर मटन सूप इस व्यक्ति को दिया जाए, अगर ये व्यक्ति मटन सूप खाता है तो शायद बहुत जल्द इसकी जो सेहत है उस पर सुधार आएगा। अब जब वो महिला उस मटन सूप को, उसकी जो माँ होती है, उस मटन सूप को लेकर के अस्पताल में पहुंचती है तो सुधाकर रेड्डी
जब वो व्यक्ति उस मटन सूप को खाने से मना कर देता है, तभी जो उसकी माँ होती है उसको उस पर शक होने लगता है। तभी जो पुलिस होती है इन दोनों को गिरफ्तार करती है। जैसे ही पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है, अब ये दोनों जो आपस में प्रेमी होते हैं वे एक दूसरे पर दोष प्रत्यादोष करने लगते हैं। अब जो प्रेमी राजेश होता है वो पुलिस से कहता है कि वो इस महिला के साथ में अलग रहना चाहता था। वो इससे कहता था कि हम दोनों यहां से भाग चलते हैं और भाग करके अपनी नई जिंदगी चालू करते हैं। पर तभी जो ये महिला होती है स्वाति राजेश से कहती है कि नहीं, हम भाग करके नहीं जाएंगे, सुधाकर रेड्डी को खत्म कर देंगे और सुधाकर रेड्डी का चेहरा जो है हम आपको देंगे और उसके बाद में हम दोनों अपने बच्चों के साथ में रहेंगे। यह सुन करके जब ये सच्चाई बाहर निकल करके आती है और जब ये बात लोगों को पता लगती है तो दोस्तों लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार एक महिला अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए इस तरीके से इतना खतरनाक कांड कर सकती है, इस तरीके से अपने पति की हत्या कर सकती है। दोस्तों पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। शायद दोस्तों ये केस कभी खुल ही नहीं सकता था अगर वो माँ अपने बेटे को मटन सूप लेकर के अस्पताल न पहुंचती और शायद जो राजेश है वो मटन सूप खाने से मना न करता, तो कभी भी इस केस की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ही नहीं आती, वो लोगों के सामने ही नहीं आती। पर दोस्तों कहते हैं कि कत्ल करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, पर एक न एक दिन उसकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ जाती है और यही हुआ इस केस में भी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।